नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से पहलगाम में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है, हम सब जानते हैं। 22 अप्रैल को ये हुआ, 26 लोग मार दिए गए बुरी तरीके से, पूछ-पूछ के मारा, उनका धर्म पूछ करके और हिंदू आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया। ये अलग बात है कि उसमें और कुछ मुसलमान भी मरे, जिन्होंने मदद करी थी हिंदुओं की। ये जब से चल रहा है, आज 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि कहीं कोई प्राइमा फेसाई कोई जो रिस्पॉन्सिबल हो, अलावा इसके कि पाकिस्तान तो सब जानते हैं, हम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के का हाथ हमेशा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में होती है, उसके पीछे पाकिस्तान है। ठीक है, तरह-तरह की बातें हो रही हैं, बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा इसके लिए, और सिखाना भी चाहिए। लेकिन अभी तक जो लोग हमारे यहाँ के अंदर के लोग, जो शायद ज़िम्मेदार थे इस बात के लिए कि उस इलाके में बाइसारन वैली, जो पहलगाम का एक बहुत ही अहम टूरिस्ट इलाका है, मेडोज़ हैं, वहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ पे एक भी हमारा सिपाही जवान कोई नहीं था जब ये हादसा हुआ, और लोगों का मानना है कि अगर वहाँ पे 4 सिपाही भी होते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसके लिए ये जो लैप्स है, उसके लिए अभी तक कोई हेड रोल नहीं किया है। बताया तक नहीं गया है कि कौन ज़िम्मेदार था इस बात के लिए कि वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली जाए। सिर्फ़ इतनी सी बात कह दी गई ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हो गई। अब चूक की वजह से अगर 26 इनोसेंट लोग मार दिए जाते हैं, तो उसका खामियाज़ा किसी को भुगतना चाहिए ना, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। खैर, लेकिन अब जो एक बात और भी आई थी, तमाम चीज़ें थी कि किस वजह से वहाँ पे इन लोगों ने किया ये अटैक। तो उसमें बहुत सी बातें आई कि जब ये इंडिया को अलर्ट हो जाना चाहिए, जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इस तरीके की बातें करी, टू नेशन थ्योरी की बात करी। आर्मी को अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि तंबूर राना को छोड़ा गया था, जब वहां से लाया गया था वापस इंडिया एक्स्ट्राडिशन करके, तो भी एहसास हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करेगा। और उससे बड़ी बात थी कि ठीक 41 दिन पहले, यानी 11 मार्च को, जब बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक करके, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसमें 4 साढ़े 400 लोग थे और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई थी। बड़ा रेयर इस तरीके के इंसिडेंट सुने, और उसमें भी 26 ही लोग मारे गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है और सिग्निफिकेंट बात यह है कि उस वहां पे भी चुन-चुन के मारा। हर डिब्बे में जा रहे थे ये, जिसको बलूच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, जो मिलिटेंट आउटफिट है, जो बलूचियों को आजादी दिलाने के लिए, पाकिस्तान के से ऑटोनॉमी मांगने के लिए लड़ाई कर रही है बहुत दिनों से। और उन्होंने घुस-घुस के डिब्बे में आइडेंटिफाई किए पाकिस्तान आर्मी के कौन-कौन लोग हैं, और उनको ही पहले मारा। तो ये महज इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या कुछ और है? यही हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों के नंबर्स बराबर हैं। दोनों में चुन-चुन के मारने की प्रक्रिया भी वैसी है। वहाँ ज़ाहिर है कि वहाँ तो मज़हब की बात नहीं थी, वहाँ तो ये ढूँढा कि पाकिस्तान आर्मी और बलूच लिबरेशन आर्मी का झगड़ा बहुत पुराना है। और ये आरोप हमेशा पाकिस्तान लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, वो इंडिया द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि कश्मीर जैसा उनके लिए, वो कश्मीर जैसी सिचुएशन है, तो हर बात में वो इंडिया को ही ब्लेम करते हैं, हालाँकि कोई सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन इस बार भी उन्होंने यही कहा था कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी को भी इंडिया ही सपोर्ट करता है तरह-तरह से। बहरहाल, तो हमारे साथ इस पे डिस्कशन करने के लिए, इन सवालों पे जाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं आज, जिनको आप सब पहचानते हैं। यशोवर्धन आज़ाद साहब हैं, रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस के पोज़ीशन से रिटायर हुए हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो भी हमेशा दो टूक बात करते हैं, साफ बात करते हैं, सच बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आज़ाद साहब आपका। ये नमस्कार। ये हमने जो ये जो इंसिडेंट हुआ,
और बलूचिस्तान के ठीक जो ट्रेन हाईजैक था उसके ठीक 41 दिन बाद ये पहलगाम में हुआ। और ये जो 26 लोगों के मारे जाने की फिगर है और जो तरीका है मारने का कि चुन-चुन के मारना, ये इन दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। वैसे ही माना जा रहा था कि उसका रिटेलिएशन इन लोगों ने इस तरह से किया, लेकिन क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक हो सकता है या वाक़ई में ये अपनी जो खीज मिटाने के लिए इन्होंने ये किया? इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वो ट्रेन का हादसा ट्रेन की त्रासदी हुई थी, तो उस समय आरोप लगाया गया था भारत की एजेंसीज़ पर कि ये इसको अंजाम उन्हीं लोगों ने दिया है। लेकिन ये 26 का जो फ़िगर है, देखिए हमारे यहाँ जो 26 का फ़िगर है उसमें एक मुसलमान बहादुर व्यक्ति था हुँ, जो जो बचाने में हिंदुओं को बचाने में उसकी जान गई थी। और जैसा कि आपने खुद कहा, यहाँ मज़हब का सवाल था और वहाँ पे एक तरह से एथनिसिटी का भी सवाल था कि ये बालूची तो कहीं नहीं है जिसको हम मार रहे हैं। तो अगर वो हुँ, आर्मी वाले हैं तो उसमें उनको कहते हैं मार दिया गया। हुँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं ये नहीं रखूँगा, इतना ज़रूर है कि आरोप लगा के हो सकता है वहाँ पे उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया होगा, बल्कि ये तो और इस बात का को संकेत करता है कि ये सारी प्रक्रिया को जो अंजाम दिया गया है, वहीं से दिया गया है। तो हुँ, हुँ, इतने ही समानता मैं समझता हूँ दोनों घटनाओं में। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने ये तो और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे है। लेकिन इसमें ये जो बात आ रही है कि पाकिस्तान से तो डील करेंगे, उसके लिए सरकार अपनी मुस्तैद है, तरह-तरह के अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद की जाती है। जैसे कि पास्ट में भी हुआ है, जब पुलवामा हुआ था, तो भी 12-14 दिन के बाद ही हुआ था। तो जब ये तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं उसकी लेकिन जिन लोगों के कारण ये जिनके लैप्स की वजह से इतनी जानें गईं, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं प्रधान साहब। एक तो ये है कि जहाँ तक इंटेलिजेंस फेलियर की बात है, कहते हैं देखिए 4 वर्ज़न हैं। इंटेलिजेंस हुँ, वालों का ये वर्ज़न है कि थोड़े बहुत इनपुट्स थे कि उस इलाके में कुछ टेररिस्ट घूम रहे थे और होटलों में जाकर पता लगा रहे थे कि कितने व्यक्ति वगैरह हैं। एक और इंटेलिजेंस है आईबी की जो पहले से फ्लोट कर रही थी वहाँ पे कि इस बैसरन इलाके में कुछ लूज़ बैंड है लेड टेररिस्ट का जो यहाँ पे घूमते रहते हैं। क्योंकि बगल में डेंस फॉरेस्ट है, लिड रिवर जो जाती है 6 जी, जी। किलोमीटर हाँ, पहलगाम से, तो वहाँ पे ऐसा है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जाना बराबर लगा रहता है टूरिस्ट का, तो यहाँ पे मजमा लगना बड़ा ही एक कॉमन चीज़ है। जबकि पुलिस वाले ये कहते हैं कि इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं दी गई है। अब तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया है। और जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज़ हैं, जो सीएपीएफ जिसको हम कहते हैं, वो कहते हुँ, हैं कि इस इलाके में हम व्यवस्था तभी लगाते हैं, जब अमरनाथ यात्रा हाँ, क्या जा हुँ, हुँ, अच्छा। अब इस चारों में चारों के चारों वर्जन है, लेकिन सवाल ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है, क्योंकि ये इलाका बहुत दूर है बॉर्डर से और हुँ, 2 बिल्कुल। पाकिस्तानी कहलाए जा रहे हैं और 4 उसमें ओवरग्राउंड सपोर्टर्स कहला रहे हैं। तो हुँ, हुँ, ये ज़ाहिर है कि भई इतनी दूर वो आए, हो सकता है कि वेपन्स यहाँ से सप्लाई किया गया, बगल के हुँ, फॉरेस्ट जहाँ पे जंगल हैं, वहाँ पे इनको पनाह दी गई और वहाँ पे क इसका रेकी भी 15 तारीख को हुआ, जैसा कि अब हुँ, एनआईए के बयान में दिया हाँ, गया है। तो इतना ज़रूर है कि इंटेलिजेंस का इसमें है। दूसरी बात है, मान लीजिए इंटेलिजेंस हर चीज़ में हमें नहीं मिल सकती है, 9/11 में हाँ, भी इंटेलिजेंस था, कई घटनाओं में नहीं मिलते। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वाइज़ ये तो बिल्कुल लाज़मी है कि भाई जिस इलाके में टूरिस्ट जा रहे हैं, चाहे आपने क्लियर दिया या नहीं दिया, अगर वहाँ 1000 टूरिस्ट जमा हो रहे हैं, तो व्यवस्था तो होनी चाहिए पुलिस की, इसमें हुँ, कोई शक नहीं। तो इसलिए इसे मैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की फेलियर मानता हूँ। लेकिन ये भी कहना सही है प्रधान साहब कि हर 100 बार 100% सक्सेसफुल होना पड़ता है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी वालों को रोकने के लिए किसी भी त्रासदी को, किसी भी टेररिस्ट एक्शन को। टेररिस्ट को तो अपना समय है, अपना चॉइस है, कहीं भी कर सकता है। और 35 साल के इतिहास में अगर आप देखेंगे, तो करीब कम से कम 16 साल ऐसे हैं
जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े इलाके में हम जो मैनेज कर रहे हैं सिक्योरिटी ग्रिड को, इसमें आप 10,000 ज्यादा फोर्स लगा दो, जी। इस वो बिल्कुल जंगल खा जाएगा उनको। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान हर समय पे, ऐसे समय पे कुछ दिन के बाद ये ऐसे कांड जरूर करेगा। और अगर आप देखें, चाहे इस रिजीम में, मनमोहन सिंह के रिजीम में, गुजराल जी के रिजीम में, किसी भी रिजीम में ऐसी हाँ। घटनाएं होती ही आ रही हैं। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर एक एक बहुत ही खुशहाली की ओर जा रहा था। 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे 2024 में। वो एक संकेत सिर्फ हमें नहीं था, ये संकेत पूरे विश्व में गया था कि इतने ज्यादा यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे। तो इससे थोड़ी कंप्लेसेंसी तो आई थी, मैं मानता हूं इस बात को, कि थोड़ा सा लोग भी सुनिश्चित हो गए थे कि देखिए माहौल। बिल्कुल। दूसरा क्या था कि बराबर ऐसा जहां मजमा लगता था टूरिस्ट के पे, वहां पे अटैक्स नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि लोकल लोगों पे के इकोनॉमी में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अमरनाथ यात्रा भी हुआ था, लेकिन हमारा फेथ ऐसा है कि तुम मारोगे हम तो जाएंगे अमरनाथ। हिंदू कोई जो है नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें जब ऐसी कंप्लेसेंसी आई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और ये भी एक कारण बड़ा जरूरी था कि जब इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल ही हो गया, तो पूरी आईएसआई और पूरे पाकिस्तान के तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये भी करना हाँ। जरूरी था। तो इसलिए इन बातों को अगर आप देखिए, तो इसको पूरा एनालिसिस जो है ठीक बैठता है। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात कि कॉम्प्लेसेंस आ गई, और कॉम्प्लेसेंस आ जाना बड़ा लाजमी है कि इतने सब, देखिए इतने लोग, सब कुछ नॉर्मल है। और सरकार बराबर ये क्लेम भी कर रही थी कि देखिए इतने 2.3 करोड़ टूरिस्ट आए थे कि साहब सब कुछ नॉर्मल हो गया, और उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि 370 हटाने से ये सब हो गया, या, और ये या, भी मान के चल रहे थे कि आतंकवाद समाप्त हो गया। लेकिन इसमें ये मान लिया, चलिए इंटेलिजेंस फेलियर, खाली इंटेलिजेंस फेलियर है या ये निग्लेक्ट है? क्योंकि देखिए, अगर एक जगह टूरिस्ट आ रहे हैं, सिर्फ महज ये कह देने से कि हमने क्लियरेंस नहीं दिया था, लोग आ गए, तो आपके क्या, ये कोई भी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को आंख में पट्टी बांध लेना चाहिए, ठीक है भाई जाने दो, ठीक है सब बढ़िया है? तो उसमें तो समबडी हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्या, क्योंकि देखिए कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि वहां पे पान की दुकान पे भी 2 सिपाही खड़े रहते हैं, और ये बात नो अदर देन फॉर्मर गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने हमारे इंटरव्यू में भी 3 दिन पहले किया था, उसमें कही उन्होंने ये बात कि ये बिल्कुल ये क्रिमिनल निग्लेक्ट है। उन्होंने कहा ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि कोई वजह से ये माना नहीं जा सकता कि जहां हजारों टूरिस्ट जा रहे हैं, आपको आपको अगर खबर नहीं है कि टूरिस्ट जा रहे हैं, तो फिर ये अटर निग्लेक्ट है। और अगर आपको पता है कि नहीं जा रहे हैं, तो भी उससे भी वर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में somebody has to take the responsibility। खाली ठीक है, हमें मालूम है पाकिस्तान पाकिस्तान को करेगा ही फायदा, पाकिस्तान ने इसी चीज का तो फायदा उठाया। उनको मालूम था, अगर वो रेकी कर रहे हैं, उनको मालूम था ये इलाका है जो अनअटेंडेड पड़ा है, तो ठीक है यही स्ट्राइक करो। हाउ कैन एनीबडी डू दिस इन अ स्टेट लाइक कश्मीर? मुझे समझ में आता है किसी और स्टेट में हो, आप भूल गए भाई, छोड़ो ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि ये एक ऐसा निगलेक्ट है जिसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते। और जरूर इसके लिए जिम्मेवारी तो खैर स्थापित की ही जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस पे एक एक जिसको हम कहते हैं बाद में एक स्टडी एग्जामिनेशन जो लैब्स का है, वो अवश्य होगा। अब सवाल ये है कि 26/11 के बाद तो होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, एनएसए भी बदले गए थे। अब इस व्यवस्था में इस समय क्या रुख होगा सरकार का, ये तो भी कहना मुश्किल है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है इसमें एस्टैब्लिश होनी चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ जरूर। और उसका, और कोई उनके, अदरवाइज महज खाली ये ब्लेम करके, क्योंकि देखिए पुलवामा में आज तक कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया गया। आपको याद होगा जब कारगिल भी हुआ था, तो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया था कि कुछ लोग दिख रहे हैं, क्योंकि बकरवाल से इंफॉर्मेशन मिली थी कि लोग टहल वहां घूम रहे हैं, अनफेमिलियर लोग।
लेकिन नो एक्शन वाज टेकन और कोई भी अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया गया। ये ठीक है कि जब हम उसके बाद रिटेलिएट करके बदला ले लेते हैं, तो फिर सब ठंडा हो जाता है और जो लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरीके के निग्लेक्ट के लिए, जिसकी वजह से भाई ये तो आपको नहीं लगता कि ऐसा है कि हमारे घर में चोरी हो जाए और हम कहें कि साहब क्या करें, हम वो दरवाज़ा हमने बंद ही नहीं करते हम, भूल गए थे बंद करना। आज हमें ध्यान ही नहीं रहा दरवाज़ा बंद करने का। तो चोर को पकड़िए, हमारी कोई गलती नहीं है। ये हम्म। इज़न्ट इट लाइक दैट? हाँ, मतलब इस बात पे देखिए क्या हुआ है कि इस घटना के बाद इस पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें ज़रूर आई हैं कि ये इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो है पूरा जो फ़ोकस है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि हम हुँ। इसको जड़-मूल से मिटा देंगे। अच्छा था स्टेटमेंट वो कि हाँ, हाँ, टेररिज़्म को तो बिल्कुल। मिटाना ही चाहिए। तो सारा फ़ोकस जो है अभी शिफ्ट हो गया है कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, इंडिया क्या करेगा। इंडिया ने उसके बाद अनाउंस भी कर दिए वो ऑप्शंस और इसके बाद जो ये सिक्योरिटी ड्रैगनेट चल रहा है, तो लोग हुँ, बड़ी उत्सुकता से अभी इसके पीछे हैं कि ये पकड़ाएँगे या नहीं ताकि इनसे और सबूतें मिली पाकिस्तान के कम्प्लिसिट है। और इस बीच में सारे देशों से ये भी आने लगा रिस्ट्रेंट रखो, ये करो, वो करो। तो हुँ, हुँ, इसलिए हुँ, मैं हुँ। ये थोड़ा-सा अभी ठंडे बस्ते में गया है, लेकिन ये जाएगा नहीं, इसके इंक्वायरी में रिजल्ट्स ज़रूर आएँगे। ये आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी इतना ज़्यादा हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ की किसी तरीके से वॉर ना हो, इस तरीके का प्रेशर बिल्ड हो रहा है क्या? इसलिए कुछ बैकफुट पर चले गए? देखिए जितने इस बार की जो स्थिति है, वैश्विक स्थिति, वो ये है कि सारे देश जो हैं, चूँकि भारत की स्थिति पहले से ज़्यादा मज़बूत है कमिटी ऑफ नेशंस में, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बिल्कुल। रिश्ते जो हैं सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि सारे देश ने सपोर्ट तो किया है। कोई इस्लामिक कंट्री एक साथ इकट्ठा होके नहीं बोल रहा है कुछ, किसी ने हुँ, कुछ हुँ। नहीं बोला। लेकिन हाँ, चाइना है, टर्की है, अज़रबैजान है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में और कश्मीर के इश्यू को पर थोड़े से भारत के साथ नहीं हैं। हाँ, लेकिन नहीं। रशिया हो, अब स्टेटमेंट यूएस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ हैं इस हुँ, घड़ी में जब आतंकवाद के खिलाफ। तो कुछ स्टेटमेंट इसमें बहुत ही है। लेकिन सवाल ये है कि होता क्या है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो नपुंसक बॉडी हो गई है। तो हुँ, ऐसे हुँ, समय में क्या कहते हैं कि सारे देश ये एक जनरल स्टेटमेंट कि हाँ, दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए। ये एक जनरल हुँ, हुँ, स्टेटमेंट है। लेकिन मैं हुँ, आपको हुँ, ये भी कहूँ कि अगर अभी एनआईए के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें ऑलरेडी आने लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो था वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है कि रेकी किस जगह हुआ है। धीरे-धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की कंप्लिसिटी उसमें एस्टैब्लिश हो और ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पता लगे जो कि ज़्यादा खतरनाक है, राइट? क्योंकि हुँ। असल एडेड वही देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इस ड्रैगनेट में अगर वो हुँ, लोग पकड़ा जाएँ तो हमें काफ़ी ठोस सबूत और मिल जाएँगे। उनके बंदूकों हुँ, हुँ। से, उनके जूतों से, उनके यूनिफ़ॉर्म से और तब हम जब पूरे वर्ल्ड में ये कहते हैं कच्चा चिट्ठा लेके जाएँगे, तो लोग में एक एक विश्वास होगा कि हाँ, जो भारत पहले से कहता आ रहा है, वो इस बार भी सही निकला है। और उसके बाद अगर हम एक स्ट्राइक करें, वो प्रिसाइज़ हो, वेल टाइम्ड हो, तो मैं समझता हूँ हुँ। उसमें कोई हर्ज नहीं। ये लेकिन हमारा आप सब नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा और वो पड़े और इतना इतना पुख्ता स्ट्राइक होना चाहिए कि जल्दी से अगला कोशिश ना करे फिर से। बिकॉज़ एवरी टाइम ये कहा जाता है बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक हो गया और अभी तो कुछ इस तरीके के वीडियोज़ भी फ्लोट किए जा रहे हैं, जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि साहब इंडिया के पास तो इतना बड़ा सैटेलाइट की फ़ौज है कि हम वहाँ तक देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई आदमी हिला और उसकी नेम प्लेट तक पढ़ सकते हैं। मतलब आई हैव नॉट आई कांट कंसीव दिस, लेकिन ये बाकायदा ये बीजेपी के पार्टी के लेवल से इस तरीके के ट्वीट्स और इस तरीके के वीडियोज़ जारी किए जा रहे हैं कि देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त इस वक़्त हमारे पास ये है जो और कि नहीं करना है, जो कि जो जो नहीं मतलब करना चाहिए क्योंकि मतलब उसमें उसमें तो ये तक है कि साहब नासा नासा जो है अचंभे में है कि कैसे इंडिया के पास इतनी ज़बरदस्त सैटेलाइट्स हैं। तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। हाँ, तो एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरा ये जो नैरेटिव बिल्ड किया, उसकी वजह से क्योंकि उन्होंने हिंदूज़ आइडेंटिफ़ाई करके मारे,
तो एक इंडिया भर में आप देख रहे हैं जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम्स अटैक किए जा रहे हैं। एज़ इफ कि एवरी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तानी बन गया, जो कि ये आरएसएस वाले कोशिश करते हैं ये हमेशा बताने की। एट द सेम टाइम इसी भाषा का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने, जब उन्होंने ये भाषण दिया कुछ दिन पहले वहाँ की मिलिट्री एकेडमी में, कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते और ये है। और 40 जो 1947 में जो टू नेशन थ्योरी की बात थी, उसको लेकर के आप 40 जब स्टार्ट किया जिन्ना ने, उसकी बात को आज आप रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी दोनों में दिखती है कि हमारे यहाँ रूलिंग डिस्पेंसेशन से कनेक्टेड लोग ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान, और इतनी बुरी तरीके से किया जा रहा है कि जरा-सी बात पे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या जगह-जगह इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो ये इसको और मुझे नहीं लगता कि इसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई, एक दिन एक वन शॉट होता है, दूसरी जगह फिर हो जाता है। ये कहाँ तक उचित है और विल दिस एवर स्टॉप? नहीं, ये तो बिल्कुल सर्वथा ही गलत है, क्योंकि हमारा देश और पाकिस्तान बहुत अलग-अलग देश हैं। बिल्कुल। और आसिम मुनीर जो हैं, एक ऐसे जनरल हैं जिनको मुल्ला होना चाहिए था। अब हाँ, वो इस बिल्कुल। तरह की कब्र से उखाड़ कर फांसी वाली बात है, कहाँ की कौन बात, टू नेशन थ्योरी जिसे ना कोई मालूम ना बोल सकता है, ना बात कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ वो उसको उसका प्रचलन कर रहे हैं। हमारे देश में फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं एक्सपैट्रिएट से, या प्रधानमंत्री बात करते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि एक सैन्य अधिकारी हाँ, बात करता है। ये तो हाँ, एक डिक्टेटरशिप में ही हो सकता है। तो जहाँ एक डेमोक्रेसी का फसाड हो, वहाँ पे आर्मी जो चाहे वो कर सकती है। जो चाहिए, और बिल्कुल। जो ये घटना में आप तो देश के अंदर की घटना की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस में भी उनके घर ब्लास्ट नहीं करने चाहिए कश्मीर में। उससे हुँ, क्या हुँ, फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं हुँ, मिलेगा। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो हमें कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे। इनके जो ट्रैप्स हैं, वो हमने भी लगाए हैं, वो भी मिलेंगे। हुँ, तो इस तरह हुँ, की हुँ। जो घटना देखिए, एक बात मैं और बताऊँ प्रधान साहब, ये जी, सबको मालूम जी। चाहिए कि आज हुँ, जो देश हिंदू है या सेक्युलर है, वो इसलिए क्योंकि 80% हिंदू हैं यहाँ। जिस हुँ, समय हुँ, कहते हैं इस्लाम या मुस्लिम आबादी आ जाती है 40-50%, तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगा। कोई भी देश वो इस्लामिक डिक्टेटरशिप होता है। तो हुँ, इसलिए हुँ। इस सेक्युलरिज्म को हमें मेंटेन करना चाहिए। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी इस देश के आदमी हैं। ये बताइए, ये तो बिल्कुल हैवानियत है। ये बिल्कुल गलत है, और इस बात को मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये जो आप फिर से मैं कहूँगा, ये जो ब्लास्ट कर जी। रहे हैं के घर वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या लेना-देना है? उनके भाई-बहन भी रह रहे हैं, तो ये तरीका हाँ, हाँ। सही नहीं है। ऐसा कोई नहीं, मायना नहीं रखता। इस तरीके की चीज़ शायद पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए काम आती है, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से सीखा गया है, कि उनके पूरे खानदान के जो प्रॉपर्टी हो, घर हो, कुछ हो, उजाड़ दो। जगह-जगह जैसे हुआ है। विदाउट हैविंग टू गो इंटू, ये तो हमें एनार्की की तरफ ले जा रही है। जो चीज़ें इस तरह, लेकिन लेकिन उसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग ये होती है कि पब्लिक ताली बजाती है कि देखिए साहब क्या बढ़िया काम किया है। इनके एज़ इफ टू से आई रिपीट कि हर मुसलमान को पाकिस्तानी ब्रांडिंग कर दी जा रही है। ये बड़ा खराब, ये डेंजरस ट्रेंड है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है। बल्कि मैं समझ रहा हूँ आज हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि ये जो 4 व्यक्ति हैं या 6 व्यक्ति हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नंबर बिल्कुल। 1। और नंबर 2, एनआईए की जो सबूत हैं, वो बिल्कुल ही ठोस हमें मिल जाएँ, ताकि हम पूरे विश्व में ये दोनों चीज़ बता सकें, और फिर हम एक तरीके की उचित कार्रवाई करें। तो साहब एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट है कि हमेशा जब-जब इस तरह के हादसे होते हैं, हम देखते हैं कि जो और एजेंसीज़ हैं और स्टेट लेवल एजेंसीज़ हैं, या इवन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जो इंक्लूडिंग आईबी, जब एनआईए आता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि एनआईए में क्रेडिबिलिटी है, जो कि हमारी और एजेंसीज़ में अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। कभी-कभी बिल्कुल रिवर्स में जाता है। देखिए, उसका कारण बड़ा सिंपल है। एनआईए की जो कार्रवाई है, वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से परे है। इसलिए हुँ। जहां भी सीबीआई के इतनी अच्छी संस्था हो नहीं सकती, मैं आपको समझा रहा हूं, इतने अच्छे अफसर हैं वहां पे, लेकिन
जहां सीबीआई के वो 5% या 3% केस राजनीतिक व्यक्तियों के साथ उलझे और आप उसमें ये तमाशे होने लगते हैं। कुछ केसेस करप्शन के थे, बड़े बड़े राजनेताओं के, वो रुकते जाते हैं या तेजी से चलते जाते हैं। और किसी भी प्रकरण में आप देखिए सीबीआई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो जितनी ये एजेंसियां उलझती हैं, वो राजनीतिक कारणों से उलझती हैं। और इसलिए मैं बराबर मेंटेन करता हूं कि अगर आप टॉप लीडरशिप में अच्छे, सशक्त, ईमानदार लोग रखें जिनकी कमर बिल्कुल सीधी हो, तो वहां भी ऐसी ही व्यवस्था रहेगी जैसी कि एनआईए और इसमें। लेकिन चूंकि वैसी पोस्टिंग नहीं होती है, ना स्टेट में ना सेंटर में, तो इसलिए ये तमाशा देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा, और इसकी वजह से जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और जब लोग पकड़े जाते हैं तो ये यकीन नहीं किया जाता कि सही आदमी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, या पकड़ा ही नहीं गया, छोड़ दिया गया। जो असली कल्प्रिट्स होते हैं वो बच जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, सारी समस्या है राजनीतिकरण की, जहां जहां ये होता है। लेकिन कमिंग बैक टू पहलगाम, आपको उम्मीद है कि अल्टीमेटली इसमें जो लॉजिकल एंड तक ये बात पहुंचेगी? क्योंकि अगर इसमें भी, क्योंकि जाहिर है कश्मीर में तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अंडरटोन्स रहती हैं हर चीज में, तो आपको उम्मीद है कि उसके बावजूद, क्योंकि एनआई है तो इसलिए विश्वास है, लेकिन आपको उम्मीद है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा ये? देखिए प्रधान साहब, इसमें मैं 3 बातों के प्रति आपका ये लूंगा, टेंशन लूंगा। जी जी, पहली बिल्कुल। बात तो ये है कि इसमें मुझे गवर्नमेंट का स्टैंड अच्छा लगा। उन्होंने एक क्लियर पॉलिसी जो है वो बताई, इसमें कोई ढुलमुल नहीं है। क्यों कि 26/11 के बाद अभी तक पब्लिक डिस्कोर्स में यह बात चल रही है कि हमने डायरेक्ट एक्शन का रुख क्यों नहीं लिया। चर्चा हो रही है कि भाई हमने डिप्लोमेटिक ही पार ले लिया, क्यों नहीं है उस समय वापस अटैक किया, क्योंकि वो भी स्थिति बड़ी भयावह थी। नंबर बिल्कुल। 1, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, वो मुझे अच्छा लगा, साफ साफ कहा, एक क्लियर नीति बताती। नंबर 2 ये है कि एनआईए तत्काल रूप से उससे कहते हैं वहां भेज दिया गया, एनएसजी को भेज दिया गया, सारी होम मिनिस्टर तुरंत वहां पे फ्लाई किए, सारे यूनिट्स कहते हैं तैयार हो गई, और एक एक लंबा जो ड्रैगनेट है वो जो चल रहा है, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि उसमें कुछ सफलता मिलेगी। नंबर 2। हाल नंबर 3, मैं ये समझता हूं कि ऐसा अच्छा मौका प्रधान साहब पहले कभी नहीं था, जबकि सारे विश्व में जितने भी कैपिटल्स हैं वो हमें इस बात पे सपोर्ट करें। हाँ, वो रेस्ट्रेंट की बात तो कहना ज़रूरी है डिप्लोमेटिक पार्टी में, वो थोड़ी कि आप भाई काइनेटिक अटैक कीजिए। लेकिन तो इसलिए अगर हमारे पास वो ठोस सबूत जल्दी मिल जाने चाहिए, और उसके बाद अगर ये कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही। तो अभी तक जो है वो सही दिशा में जा रही है। अब मीटिंग हो चुकी है चीफ्स के साथ, जैसा कि न्यूज़ में आया है, फ्री हैंड दिया गया है मिलिट्री को, कोई उसमें इधर-उधर की बात नहीं हो रही है। और कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि सारी औपचारिकताएं जो हैं पूरी कर ली गई हैं, एक जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में होना चाहिए। और एनआईए के ऊपर है कि हमें ठोस सबूत दे, हम कार्रवाई। एक चीज लेकिन और कहना चाहूंगा प्रधान साहब अंत में, कि देखिए, इंटेलिजेंस हो, सारी चीजें हो, ये कहां से आती हैं? जमीन से आती हैं। और अच्छे अधिकारी जैसे हमारे बैचमेट अशोक भान, ब्रिलियंट गारंटी मेडल होल्डर, शिव सहाय, बहुत ही अच्छे अधिकारी, ये लोग जमीन से इतने जुड़े थे, लोगों से इतने, कश्मीरी लोग आज भी इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इनके सारी जानकारी मिलती थी, इंटेलिजेंस मिलती है। तो मेरा कहना यह है कि 6 महीने इलेक्शन के हो गए हैं, स्टेटहुड भी दे देना चाहिए, कुछ दिन भले बाद आप, क्योंकि अब एक उमर अब्दुल्ला रिलेटिवली यंग इसके हैं, लोगों के एस्पिरेशंस हैं, इनके आने के बाद जमीन से जुड़ेंगे, कार्रवाई अच्छी होगी, जानकारियां और मिलेगी, भले ही ऐसी घटना होती रहें। तो इससे जो है एक जो ढांचा उभर के आएगा स्टेट का, थोड़ा मजबूत होगा। और इस घटना के बाद जब हम अच्छा जवाब देंगे पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल से स्टेटहुड देके
और ही उसे सिक्योर कर लेना चाहिए, है ना? जम्मू कश्मीर को सिक्योर, सुरक्षा के भी दृष्टि से, आर्थिक हाँ, दृष्टि से भी, ताकि एक संपन्न प्रदेश की ओर हम अग्रसर हों। बिल्कुल ये आपने सही कहा ऑटोनॉमी ये इस तरीके की स्टेज आ जाती है कि इंडिपेंडेंट स्टेटहुड मिल जाता है, जिसकी वो लोग चाहते भी हैं। तो तो फिर नौबत भी नहीं आती कि आज इल्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ता। इस मेजर लैप्स कहिए, नेग्लेक्ट कहिए, क्रिमिनल नेग्लेक्ट कहिए, तो स्टेट या गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में आप तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आप कह ही नहीं सकते बिकॉज़ एंटायर लॉ एंड ऑर्डर इज़ विद द सेंटर। सेंटर। ऐसी ऐसी सिचुएशन में इसीलिए इस तरीके की बातें ज्यादा उठती जब गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का ट्रिप शॉर्ट करके आए, लेकिन वहां नहीं गए कश्मीर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ना ही वो ऑल पार्टी मीटिंग में गए, ना ही किसी विक्टिम के यहाँ गए। तो फिर वो किस लिए वापस आए ये भी किसी के समझ में नहीं आया कि ऐसी फिर क्या अर्जेंसी थी। ये ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो बिहार की रैली में गए और उन्होंने जबरदस्त शब्दों में इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। लेकिन आई होप जैसा आप भी उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च नहीं होगा, कुछ वाकई में होगा और इस तरीके की चीज होगी। नहीं तो अगर ये इस तरीके की बातें आधी अधूरी और जुबानी सिर्फ बातें होंगी, रियलिटी में ग्राउंड पे एक्शन नहीं होगा, तो फिर इस तरीके की लोग बातों में बिलीव करने लगेंगे कि भाई बलूचिस्तान से इसका क्या संबंध है। और ये ठीक है आपका कहना कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि 26 वहां भी मारे गए, 26 यहाँ भी मारे गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है कि जिस तरीके की बातें चल रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना हमें समय देने के लिए, सत्य हिंदी के साथ रुकने के लिए। थैंक यू वेरी मच।